हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट 2026 के लिए 50 डेज क्रैश कोर्स में हमारा जो अगला चैप्टर है, दिस इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत छोटा सा चैप्टर है क्योंकि ज़्यादातर पार्ट इसका डिलीट हो गया है। आई का टॉपिक, ईयर का टॉपिक, ये सब हटा दिया गया है। तो अब हमें केवल न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ना है और जो ब्रेन है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन सवाल एक दो आते हैं यहाँ से। तो ये हमारा टॉपिक है जहाँ पर हम न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर हमारा है जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगला जो चैप्टर है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर एक वर्ड कॉमन है दोनों चैप्टर में, दैट इज कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब है तालमेल। जैसे जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे रनिंग कर रहे हैं, तो इससे मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ती है। जब मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ती है तो उसके लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ती है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, जिससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग रेट बढ़ता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट आप जानते हैं 12 से 16 टाइम पर मिनट होता है। अब इसके साथ ही साथ हार्ट रेट बढ़ जाता है। नॉर्मल हार्ट रेट 70 से 75 टाइम पर मिनट होता है, एवरेज 72 टाइम पर मिनट होता है। और इसकी वजह से जो इन ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल से, वो भी बढ़ जाता है और किडनीज का जो फंक्शन वो भी बढ़ जाता है। जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो जाती है तो मसल, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। यानी जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारे ऑर्गन, हमारे लंग्स, हार्ट, किडनी, है ना, मसल्स, ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं, तालमेल बना के काम करते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ ईच अदर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होता है बेटा, वो कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम बनाने का काम करते हैं। एक न्यूरल और दूसरा एंडोक्राइन, जिसको मिला के हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो न्यूरल सिस्टम होता है बेटा, ये न्यूरॉन या नर्व सेल के द्वारा कोऑर्डिनेशन करता है। जो ये कोऑर्डिनेशन क्विक होता है और शॉर्ट लिव होता है। एंडोक्राइन सिस्टम अपना जो कोऑर्डिनेशन वो हार्मोन के थ्रू करते हैं और हार्मोन का इफेक्ट स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये दोनों चैप्टर में अलग अलग करके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, यहाँ मैंने एक साथ आपको बता दिया। न्यूरल सिस्टम की यूनिट को न्यूरॉन कहा जाता है या इसे आप नर्व सेल कहते हैं। और एक सेल और आप पढ़ते हैं न्यूरल सिस्टम में, न्यूरोग्लियल सेल, जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया, लेकिन नीट के सिलेबस में है। तो न्यूरॉन स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। न्यूरल सिस्टम लोअर इन्वर्टिब्रेट में बहुत सिंपल होता है। जैसे हाइड्रा की बात करें तो यहाँ पर न्यूरॉन का नेटवर्क पाया जाता है। न्यूरल सिस्टम इंसेक्ट में अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है। जैसे कॉकरोच में बात करें तो यहाँ पर ब्रेन होता है और कॉकरोच में ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। वर्टिब्रेट में ज़्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है, लेकिन हम तो ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को पढ़ेंगे। ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम होता है उसके दो पार्ट हैं, सीएनएस एंड पीएनएस, मतलब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन हम लोग आगे पढ़ेंगे, तीन पार्ट हो जाएंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। पीएनएस के दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हमारे सीएनएस से वॉलंटरी ऑर्गन को, स्केलेटल मसल को संदेश ले जाता है, जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन जैसे स्मूथ मसल को संदेश ट्रांसमिट करता है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन में। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्टिक होते हैं, अपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है और पैरासिम्पैथिक दोनों को घटाता है। विसरल न्यूरल सिस्टम भी एनसीईआरटी में ऐड किया गया, वीएनएस, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। और वीएनएस में इंक्लूड किया था ऑल द नर्व्स, गैंग्लिया, फाइबर्स, प्लेक्ससेस, जिनके द्वारा जो इम्पल्सेस होते हैं, संदेश होते हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है सीएनएस से इंटरनल ऑर्गन यानी विसरा को और विसरा से सीएनएस को।
यहाँ पर जो ब्रेन है, ब्रेन से जो नर्व निकलती है उन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व, जो कि 12 पेयर होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है उन्हें स्पाइनल नर्व कहा जाता है, जो कि 31 पेयर ह्यूमन के केस में होती हैं। क्रेनियल नर्व फ्रॉग में 10 पेयर होती है और स्पाइनल नर्व 10 पेयर होती हैं। फ्रॉग में दोनों तरह की नर्व 10 पेयर्स होती हैं। PNS include all the nerves of the body associated with CNS। CNS का मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इनसे जितनी भी नर्व निकली यही नर्व मिलके ही PNS का फॉर्मेशन करती हैं। अच्छा, अब ये नर्व सेल, न्यूरॉन एक चीज है, नर्व फाइबर अलग है, नर्व अलग है, मतलब नर्व अलग चीज है, नर्व फाइबर अलग है, नर्व सेल अलग अलग चीज है, तीनों एकदम अलग अलग हैं। अब करें, जो नर्व फाइबर होते PNS के दो तरीके के होते हैं, एक होता है एफरेंट और दूसरा इफरेंट, और आप तो जानते हैं, है ना। अगर ये हमारा CNS है तो CNS की तरफ ऑर्गन से जो संदेश आते हैं उन्हें एफरेंट कहते हैं। जैसे आपने वो आर्टीरियोल पढ़ा था एफरेंट, तो जो आता है वो एफरेंट होता है, और CNS से जो जा रहा है उसे इफरेंट कहते हैं। तो इफरेंट को आप मोटर कह सकते हैं और एफरेंट को आप सेंसरी यहां पर कह सकते हैं। न्यूरॉन न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे कहा था कि किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, यहाँ पर जो न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये न्यूरॉन हो जाएगी। न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहा जाता है, ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, हमारी बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल हैं, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होती हैं, है ना। और न्यूरॉन को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, 3 मेजर पार्ट इसके होते हैं। एक साइटोन या सेल बॉडी या सोमा कहते हैं, दूसरा डेंड्राइट, और तीसरा एक्सॉन या इसी को नर्व फाइबर भी कहते हैं। ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, NCERT से लिया गया है। तो यहाँ पर जो सेल बॉडी, जो पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, साइटोन भी कहते हैं। इस सेल बॉडी के अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना, और इसके अंदर निजल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। इसी से बहुत सारे प्रोसेस निकले जिन्हें डेंड्राइट कहा जाता है, और डेंड्राइट इंपल्सेस को सेल बॉडी की तरफ ले आते हैं, मतलब ये एफरेंट फाइबर होते हैं। इनके अंदर भी नेजल ग्रेन्यूल होते हैं। अब इसी सेल बॉडी से एक देखो बड़ा सा फाइबर निकला है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और ये नर्व इंपल्स को अवे ले जाता है सेल बॉडी से, मतलब ये इफरेंट फाइबर हो गया। ट्रांसमिट इंपल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या सिनेप्स तक ले जाता है। अब ये जो एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट होता है उसमें ब्रांचिंग होती है ना, ये ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, डिस्टल एंड ब्रांच होता है, और इनका जो आखिरी वाला हिस्सा होता है उसे एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। एक्सॉन टर्मिनल पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है, और सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेजिकल होती हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं स्टाइल कोलिन। वो जब हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था तब इनकी बात की गई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन के सराउंडिंग में यहाँ पर स्वान सेल आपको दिखाई दे रही है ना, स्वान सेल। तो ये स्वान सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, और स्वान सेल जो है ये माइलिन शीथ बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वान सेल ने माइलिन शीथ को बना दिया है, तो माइलिन शीथ को बना दिया इसलिए इसे माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे, और दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है इसे नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। तो नेजल ग्रेन्यूल सेल बॉडी और डेंड्राइट में पाए जाते हैं, एक्सॉन में नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नर्व फाइबर या एक्सॉन दो तरीके के, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। स्वान सेल दोनों के पास है, बस माइलिनेटेड में स्वान सेल माइलिन शीथ को बनाती हैं और अनमाइलिनेटेड में स्वान सेल माइलिन शीथ को नहीं बनाते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व में आपको मिलते हैं, और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में मिलते हैं। ठीक है, ये निमोनिक है, MSc फ्रॉम USA, इससे आप याद कर सकते हैं। M मतलब माइलिनेटेड सोमैटिक और क्रेनियल नर्व में, और USA अनमाइलिनेटेड सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक, अब ये गैंग्लिया क्या है, नर्व क्या है, ट्रैक्ट क्या है ना, न्यूक्लियाई क्या, ये भी जान लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ साइटोन अगर CNS में है तो उसे न्यूक्लियाई कहते हैं, और PNS में गैंग्लिया कहलाता है। एक्सॉन का जो ग्रुप होता है वो CNS में ट्रैक्ट कहलाता है और PNS में नर्व कहलाता है। नर्व क्या है? दिस इज ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट के नंबर के आधार पे, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। तीनों ही न्यूरॉन में एक्सॉन एक पाया जाएगा, ये कॉमन बात है। ठीक है, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर में देखो एक्सॉन एक एक है,
यूनिपोलर में कोई डेंड्राइट नहीं है, बाइपोलर में एक एक्सॉन एक डेंड्राइट है, और मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्राइट हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आई खूब पूछा जाता है, और मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में पाए जाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है यहाँ पर जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तीन बातें हम लोगों को सीखनी, जनरेशन के बारे में, कंडक्शन के बारे में, और ट्रांसमिशन के बारे में। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर होगा। नर्व इम्पल्स को हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, संदेश किसी भी काम को करने का। देखिए, जो न्यूरॉन है एक सेल है, और सेल है तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन होगी, जिसे आप न्यूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एक्सॉन की जो सेल मेम्ब्रेन उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं, और इसके प्रोटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग का मतलब जब न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, उस केस में जो इसकी मेम्ब्रेन वो पोलराइज्ड फॉर्म में होगी। पोलराइज का मतलब अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होगा मेम्ब्रेन के, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल मतलब अगर इनको स्टिमुलस दिया जाए तो उसे रिसीव कर सकते हैं। और न्यूरॉन क्यों एक्साइटेबल है? क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड स्टेट में। पोलराइज का मतलब कि दोनों तरफ अलग अलग चार्ज होना चाहिए मेम्ब्रेन के। जैसे रेस्टिंग स्टेट में अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों चार्ज होता है उसका रीजन हम लोग समझेंगे। तो रेस्टिंग स्टेट का मतलब न्यूरॉन कोई संदेश नहीं ले जा रहा है। इस कंडीशन में अंदर एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं, पोटेशियम आयन ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है, और सोडियम आयन जो है वो कम होते हैं एक्सोप्लाज्म। बाहर यानी जो ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी, वहां सोडियम ज्यादा हो जाएंगे, पोटेशियम कम हो जाएंगे, है ना। और इस वजह से एक तरफ ज्यादा आयन है एक तरफ कम आयन, तो ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, ग्रेडियंट। अब यहां पर देखिए आप अगर, तो रेस्टिंग स्टेट में जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमेबल है पोटेशियम आयन के लिए, नियरली इम्परमेबल है सोडियम आयन के लिए, और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमेबल है। यानी जो प्रोटीन अंदर है ये क्रॉस नहीं कर सकती मेम्ब्रेन को। पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा और पोटेशियम अंदर ज्यादा है, तो अंदर ज्यादा होने की वजह से जो पोटेशियम आयन है ये पोटेशियम चैनल के द्वारा बाहर जाएंगे। और जो सोडियम आयन है, सोडियम के लिए परमेबिलिटी लगभग ना के बराबर है, और सोडियम चैनल होते, सोडियम चैनल के द्वारा सोडियम अंदर आएंगे, लेकिन पोटेशियम बाहर ज्यादा जाएंगे क्योंकि पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा रेस्टिंग स्टेट में। कह रहे आयन चैनल सेलेक्टिवली परमेबल है, मतलब पोटेशियम आयन के द्वारा केवल पोटेशियम मूव करेगा, और पोटेशियम चैनल के द्वारा केवल पोटेशियम आयन मूव करेंगे, और सोडियम चैनल के द्वारा केवल सोडियम आयन मूव करेंगे। अब यहां पर ये जो रेस्टिंग स्टेट है, आप सोचिए अगर पोटेशियम आयन बाहर जाते रहेंगे और सोडियम अंदर आते रहेंगे तो ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा, और ग्रेडियंट का रहना जरूरी है। पोलराइजेशन के लिए ग्रेडियंट का होना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रेडियंट बिगड़ जाएगा तो दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाएगा, तो फिर पोलराइज्ड स्टेट खत्म हो जाएगी। यानी जो न्यूरॉन है वो संदेश को रिसीव नहीं कर पाएगा, एक्साइटेबल बचेगा ही नहीं। तो अब जो यहाँ पर इस रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन रखने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। सोडियम पोटेशियम पंप को याद करने का निमोनिक है नोकिया 321। यानी ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, एन का मतलब सोडियम, ओ मतलब आउट, 3 का मतलब 3 सोडियम को बाहर ले जाता है एक बार में, दो पोटेशियम आयन को अंदर लेके आता है, और 1 एटीपी खर्च करता है। तो आप जरा सोचिए कि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, यानी जितनी बार ये पंप काम करेगा बाहर पॉजिटिव चार्ज 3 बार जा रहे हैं और अंदर पॉजिटिव 2 आ रहे हैं। इसका मतलब हर बार एक पॉजिटिव चार्ज बाहर बढ़ेगा, और इसी की वजह से देखो बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो रेस्टिंग स्टेट इज मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, और जब अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो ये पोलराइज स्टेट मेंटेन रहेगी, है ना। और अब अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को मेजर करें, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से हम नाप सकते हैं, वोल्टेज को अगर मेजर करें तो जो वोल्टेज आएगा उसी को हम कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल, उसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाएगा। उस वोल्टेज की वैल्यू भी होती है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, -70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। अब करें जो ग्रेडियंट है
उस ग्रेडियंट को मेंटेन रखने का काम सोडियम पोटेशियम पंप करता है। क्योंकि देखो यहाँ पर चैनल भी है, चैनल के द्वारा देखो पोटेशियम बाहर जा रहा है और सोडियम पोटेशियम पंप पोटेशियम को अंदर ला रहा है। जो सोडियम चैनल है ये सोडियम को अंदर ला रहा है, सोडियम पोटेशियम सोडियम को बाहर ले जा रहा है। यानी ग्रेडियंट जो यहाँ पर जो ये चैनल है पोटेशियम और सोडियम चैनल, ये ग्रेडियंट को बिगाड़ रहे हैं और सोडियम पोटेशियम पंप उस ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है ताकि मेम्ब्रेन पोलराइज्ड फॉर्म में बनी रहे, अंदर नेगेटिव चार्ज बना रहे और बाहर पॉजिटिव चार्ज, तभी स्टिमुलस को रिसीव कर पाएगा ये, है ना। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सोनल मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। आप करें अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन है मतलब अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तभी वो स्टिमुलस को रिसीव कर सकती। तो जैसे यहाँ पर स्टिमुलस रिसीव होगा, जैसे स्टिमुलस रिसीव होगा वैसे ही सोडियम के लिए जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अचानक से सोडियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मेम्ब्रेन बिकम फ्रीली परमेबल टू सोडियम आयन। और सोडियम आयन कहाँ जाता है? बाहर। तो सोडियम आयन तेजी से अंदर की तरफ आएगा, और अंदर की तरफ आएगा तो सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। जितना ये अंदर की तरफ आएगा, अंदर जो नेगेटिव चार्ज पहले था पोलराइज फॉर्म में, उस नेगेटिव चार्ज को एक नेग्लेक्ट कर देगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसकी तुलना में बाहर नेगेटिव आ जाएगा। यानी उल्टा हो गया, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी उल्टा हो गया। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। तो मेम्ब्रेन अब डीपोलराइज्ड हो गई, और अब अगर हम यहाँ वोल्टेज को नापें तो अब जो वोल्टेज यहाँ आएगा उसे कहेंगे एक्शन पोटेंशियल, और यही सही मायने में नर्व इम्पल्स है, यही संदेश है। तो मेम्ब्रेन यहाँ पर डीपोलराइज हो गई, और अब जो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वही नर्व इम्पल्स कहलाएगा। अब आप देखो कि जो एक्सॉन तो बहुत लंबा है, उसका जो ए पार्ट है उसमें अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये डीपोलराइज फॉर्म में, लेकिन इसके पास का जो बी पार्ट है वो अभी अंदर नेगेटिव चार्ज मतलब पोलराइज फॉर्म में। और अब अंदर की तरफ ए से बी और बाहर बी से ए की तरफ करंट का फ्लो होगा, सर्किट पूरा होगा, तो ए की जो सूचना है, इम्पल्स है, वो बी तक पहुंच जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ए की सूचना बी के पास पहुंच गई। ऐसे ही जब ये सूचना यहाँ पर आएगी तो फिर यहाँ पर बी पार्ट पे सोडियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ेगी, सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये वाला पार्ट डिपोलराइज हो जाएगा। फिर यहाँ से बी से सी तक करंट का फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो जनरेशन ए पार्ट पर हुआ इम्पल्स का, और फिर वो इम्पल्स ए से बी तक कंडक्ट हुआ, और कंडक्शन करंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब अगर ए पार्ट को नया स्टिमुलस रिसीव करना है तो इसे फिर से पोलराइज फॉर्म में आना पड़ेगा। फिर से पोलराइज का मतलब यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज डेवलप करना अंदर की तरफ। तो अब अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप करने के लिए जैसे ही ए का संदेश बी के पास चला गया, जो ए है वो ए पार्ट फिर से परमेबिलिटी बढ़ा देता है पोटेशियम आयन के लिए। पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ेगी तो पोटेशियम आयन अंदर ज़्यादा है, ये तेजी से बाहर जाएंगे, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यानी मेम्ब्रेन रीपोलराइज हो गई, यानी फिर से वो रेस्टिंग स्टेट में आ गई और अब ये नया स्टिमुलस रिसीव कर सकती है। तो अब आपको ऐसे ध्यान रखना है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, परमेबिलिटी और इनर साइज में चार्ज। तो क्या ध्यान रखना है, देखो आप केवल पोलराइजेशन याद कर लो, बाकी उल्टा कर लेना। तो पोलराइजेशन में परमेबिलिटी पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा है, डीपोलराइजेशन में देखो उल्टा करो सोडियम के लिए, और रीपोलराइजेशन फिर उल्टा करो पोटेशियम। चार्ज देखो अंदर, अंदर की तरफ पोलराइजेशन में नेगेटिव चार्ज, डीपोलराइजेशन पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो बस उल्टा करते चले जाना। एक ही पहला पोलराइजेशन वाला याद कर लो, बाकी काम अपने आप ही हो जाएगा, और इतने से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। अब आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन का मतलब है एक न्यूरॉन का संदेश दूसरे न्यूरॉन तक जाना। अभी हम एक ही न्यूरॉन के अंदर संदेश ले जा रहे थे जिसे कंडक्शन कह रहे थे, है ना। तो ये देखो, जब एक न्यूरॉन में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक संदेश जाएगा दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। लेकिन जब संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगा, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को सिनेप्स कहते हैं, तो इसे हम ट्रांसमिशन कहेंगे। सिनेप्स के थ्रू जब संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा दैट इज ट्रांसमिशन, और एक ही न्यूरॉन में संदेश ट्रेवल करेगा तो उसे कंडक्शन कहेंगे। तो जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। अभी कल हमने पढ़ा था जंक्शन बिटवीन बोन एंड बोन इज कॉल्ड जॉइंट, बोन एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड जॉइंट।
तो नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द सिनेप्स। अब जो सिनेप्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक को केमिकल सिनेप्स कहते हैं और एक को इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहते हैं। केमिकल सिनेप्स में जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती हैं, मतलब सिनेप्स के पहले वाला न्यूरॉन और बाद वाला न्यूरॉन, तो पहले वाला प्री, बाद वाला पोस्ट। तो प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय अ गैप, जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है बहुत क्लोज होते हैं, उनके बीच ऐसा कोई गैप नहीं होता है। ये केमिकल सिनेप्स दिखाए गए है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इतने पार्ट को देखो ध्यान से, इतने पार्ट को हम लोग कट करके दिखा रहे हैं। सिनेप्स में जो पहले वाला न्यूरॉन है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया और बाद वाला पोस्ट हो गया। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का ये आपको एक्सॉन टर्मिनल और सिनेप्टिक नॉब दिखाया गया है, और प्री पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आपको ये साइटोन का कुछ हिस्सा इस वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम। तो आप देख सकते हैं एक्सॉन टर्मिनल हो गया, यहाँ संदेश जब पहुंचेगा, और ये आप देख रहे हैं सिनेप्टिक नॉब के अंदर बहुत सारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, जिनके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल है, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, एसिटाइलकोलिन है ना। और ये पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये भी सवाल नीट में 2 बार पूछा गया है। तो जब स्टिमुलस एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचता है तो सिनेप्टिक नॉब जो होती हैं, ये सिनेप्टिक नॉब मूव करती हैं क्लेफ्ट की तरफ। ये क्लेफ्ट है, दोनों के बीच जो गैप दिखाई दे रहा है, तो क्लेफ्ट की तरफ मूव करती है, और जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उससे जाके ये क्लेफ्ट सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज कर जाती है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं। और रिलीज होने के बाद में ये बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर के साथ में, और बाइंड करने के बाद में जब रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में नए आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करें तो यहाँ पर प्री और पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो एकदम कांटेक्ट में है, कोई गैप यहाँ पर नहीं है, और इसलिए यहाँ पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो एक न्यूरॉन का संदेश दूसरे न्यूरॉन तक जा रहा हो, करंट के थ्रू जा रहा है, करंट का सीधा फ्लो हो गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से होने वाला जो ट्रांसमिशन हो तो कंडक्शन की तरह लग रहा है, और इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में संदेश होगा वो फास्ट जाएगा और केमिकल सिनेप्स स्लो होगा। लेकिन केमिकल सिनेप्स कॉमन होते हैं और जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं वो रेयर होते हैं हमारे न्यूरल सिस्टम में। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। अब आते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। इसके 2 पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड सिलेबस में नहीं, केवल ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसे कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम भी कहा जाता है। ये बॉडी की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और कमांड देता, आदेश देता है। कंट्रोल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी ऑर्गन, इसके अलावा बैलेंस ऑफ द बॉडी, वॉलंटरी मूवमेंट, भूख प्यास, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, हमारी 24 घंटे की रिदम को मेंटेन करना जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। इनवॉलंटरी वाइटल ऑर्गन जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करना, एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शनिंग को नियंत्रित करना, हमारे बिहेवियर को, है ना। इसके अलावा विजन, हियरिंग, स्पीच, थॉट, मेमोरी, इमोशन, इंटेलिजेंस, इन सबको ब्रेन ही प्रोसेस करता है। तो ब्रेन जब इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर इसकी प्रोटेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। तो ब्रेन प्रोटेक्टेड है क्रेनियम के अंदर, ब्रेन बॉक्स के अंदर या स्कल के अंदर। क्रेनियम हमारे स्कल का ही पार्ट है, आप जानते हैं क्रेनियम 8 बोन से मिलकर बना होता है। और क्रेनियम के अंदर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं। और बाहर से अंदर याद करना, सबसे बाहर होता है ड्यूरा मैटर, मिडिल होता है एरेक्नॉइड और इनर होता है पाया मैटर। पाया मैटर आप देखो तो ब्रेन टिश्यू के सीधे कांटेक्ट में होता है। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट है, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। फ्रॉग में हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट है, सेरिबेलम एंड मेडुला, वहां पॉन्स नहीं होता है। तो फोर ब्रेन में 3 पार्ट हो गए, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम ये मेजर या हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। हमारा जो सेरिब्रम है उसको लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता कॉर्पस कैलोसम, जो कि है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। और ट्रैक्ट तो आप जानते हैं, दिस इज ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन द सीएनएस। अब यहाँ पर जो
सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, अगर आप उसको देखें तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में आप देख सकते हैं बहुत सारी फोल्डिंग होती हैं, और जहां भी फोल्डिंग होती है वहां सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन रह सके। अब इसमें जो आउटर पार्ट होता है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड होती हैं, और सेल बॉडीज जो होती हैं वो ग्रे कलर की होती है, इसलिए इसे ग्रे मैटर कहते हैं। और जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट में एक्सॉन होते हैं जो कि माइलिनेटेड होते हैं, और माइलिन शीथ होने की वजह से वाइट अपीयरेंस होता है, इसीलिए इसे इनर पार्ट को वाइट मैटर का नाम दिया जाता है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में तीन तरह के एरिया होते हैं, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, और तीसरे होते हैं एसोसिएशन एरिया, जो ना तो पूरी तरीके से सेंसरी होते और ना ही मोटर होते हैं। हमारे ब्रेन का ज़्यादातर हिस्सा एसोसिएशन एरिया है, और ये बहुत ही जटिल काम करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, मेमोरी एंड इंटर सेंसरी एसोसिएशन, CMI से आप याद कर सकते हैं। C for communication, M for memory and I for the intersensory association। थैलमस, हमारे जो थैलमस पार्ट है, सेरिब्रम इसके चारों तरफ लिपटा रहता है, और थैलमस ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। केवल एक ही बात इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखी है, हाइपोथैलेमस, ये थैलमस के बेस पे पाया जाता है, और थैलमस और हाइपोथैलेमस को मिला के डायनसेफ्लॉन कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ईटिंग और ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है, भूख प्यास को, और ये थर्मो रेगुलेशन तो बहुत पूछा गया भैया, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन होते हैं उन्हें हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन कहते हैं, और कुछ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ऐसे हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, न्यूरो सिक्रीटरी सेल या न्यूक्लियाई कहते हैं, और यहाँ से कई सारे हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे GnRH, सोमेटोस्टैटिन, ADH, ऑक्सीटोसिन। दीज आर हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो हाइपोथैलेमस है ये न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम का एक ब्रिज बन गया। ये न्यूरल सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। न्यूरल सिस्टम का पार्ट इसलिए क्योंकि न्यूरॉन से बना हुआ है, और एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट इसलिए क्योंकि ये हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है। अब करें इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला, ये मिलके लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब बनाते हैं, और लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलके कंट्रोल करता सोमिया। S फॉर द सेक्सुअल बिहेवियर, O फॉर द ऑल्फैक्शन स्मेल को, M फॉर द मोटिवेशन, E फॉर द इमोशन फियर रेज एक्साइटमेंट प्लेजर, एंड A फॉर द ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज। कुछ बातें जैसे ऑल्फैक्शन वाली बात है, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स, ये एनसीईआरटी ने समरी में लिख के आपको बताया है। मिड ब्रेन ये थैलमस या हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच लोकेटेड होता है। इसमें 4 राउंड स्वेलिंग डॉर्सल साइड होती है जिसे कार्पोरा क्वाड्रिसेमाइना कहा जाता है, और यहाँ से एक कैनाल पास होती है जिसे सेरिब्रल एक्विडक्ट कहा जाता है। मिड ब्रेन करता क्या है? मिड ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो ये रिसीव और इंटीग्रेट करता है विजुअल, जो विजन देखना, टैक्टाइल टच, और ऑडिटरी मतलब सुनने वाले इनपुट को रिसीव करता है और उनके भी तालमेल बनाता है। हाँ, ये बात भी एनसीईआरटी समरी में लिख के बताई है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। पॉन्स में तो आप पढ़ चुके हैं, न्यूमोटेक सेंटर होता है। मेडुला में आपने पढ़ा RRC होता है, CSA होता है ना। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप याद करें तो CVC भी पाया जाता है, पिछले लेक्चर आप देखिएगा। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्ट, इसमें ट्रैक्ट होते हैं। ट्रैक्ट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन द CNS। न्यूमोटेक सेंटर यहाँ पर पाया जाता है। पॉन्स इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। सेरिबेलम बहुत कॉन्वोल्यूटेड होता है, और जितने ज़्यादा कॉन्वोल्यूशन होंगे सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, बहुत सारे न्यूरॉन यहाँ पर रह पाएंगे। सेरिबेलम इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ इनर ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम। मतलब ये जो सेरिबेलम ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है और ऑडिटरी सिस्टम से रिलेटेड है। मेडुला की बात करें तो यहाँ पर ऐसे सेंटर पाए तो जो रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं, जैसे RRC, CSA, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, CVC, एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ये मिलके ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं, और ब्रेन स्टेम एक कनेक्शन बनाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। तो ये हमारा टॉपिक हो गया न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। छोटा सा चैप्टर था, अगला चैप्टर काफी बड़ा है और उसमें हम 34 हार्मोन के बारे में बात करेंगे कल। तो अभी तक जितने चैप्टर मैंने कराए हैं उनको अच्छे से आप देखिए, और मैं रोज आपसे कहता हूँ कि कम से कम इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। आप एग्जाम देने जा रहे हैं नीट का, ये सबसे जो प्राइम रिक्वायरमेंट वाली बातें होती वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और
लगभग लगभग सारे वो पॉइंट कवर हो जाते हैं जो नीट में पूछे गए या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।